सीन शुरू होता है आज़ाद हुए कीटाणु मैन की आंखों से, जिनमें गुस्सा इस तरह से उछल रहा होता है जैसे कि वो अभी सब कुछ नष्ट कर देगा। साइंटिस्ट उसे बोलता है कि क्या हुआ, पिंजरे की कैद में रहकर बदला लेना भूल गए हो या लड़ना भूल गए हो। कीटाणु मैन उसे पकड़कर हवा में अपनी आंखों के बिल्कुल करीब ले आता है और बोलता है कि तुम खुद देख लो। वो उन दोनों के बीच हुई सड़क वाली फाइट दिखाता है और साइंटिस्ट बोलता है, फिर यहाँ आकर क्या हुआ। कीटाणुमैन बोलता है कि वो ताकतवर के साथ साथ समझदार भी है, जो मैं नहीं हूँ। साइंटिस्ट बोलता है, तो तुम उससे ज़्यादा शक्तिशाली क्यों नहीं हो जाते। कीटाणुमैन साइंटिस्ट की तरफ हैरानी से देखता है और बोलता है कि वो कैसे। साइंटिस्ट उसे बताता है कि उसने किलविश के लिए पाप मनी ढूंढ ली है और उनको देने से पहले क्यों ना वो मनी का प्रयोग करके शक्तिमान को अच्छे से सबक सिखा दे और अपना बदला पूरा कर ले। कीटाणुमैन उत्सुकता से पूछता है कि कहाँ है वो मनी। साइंटिस्ट बोलता है कि आज रात को उसे हम लेने जाएंगे, तब तक वो अपनी ताकत को बढ़ाए जितना वो बढ़ा सकता है, क्योंकि पाप मनी कितनी शक्तिशाली है और उसे उठाने के लिए कितनी ताकत चाहिए उसका अभी उसके पास कोई अंदाज़ा नहीं है। ये सुनकर कीटाणुमैन उसके कंधों को अपने हाथों से ज़ोर से दबाने लगता है और बोलता है कि ताकत मुझ में बहुत है, तुम बताओ कि वो मनी कहाँ है। साइंटिस्ट बोलता है कि ताकत है तो ये भी तुम खुद ही पता लगा लो फिर, और हारे क्यों शक्तिमान से ये भी बता देना मुझे लैब में। कीटाणुमैन उसे गुस्से से दूसरी तरफ फेंकता है और ज़ोर से गरजता है। फिर सीन दिखाया जाता है अस्पताल के कमरे का। नवोत्तम उस शरीर को छूता है तो शरीर के अंदर उसे बुरी परछाई होने का एहसास होता है। वो बोलता है कि मुसीबतें बढ़ चुकी हैं, हमें आने वाले समय के लिए हर समय तैयार रहना होगा। इस शरीर में काली परछाई का वास है, जिसका मतलब है कि और परछाइयाँ भी किसी न किसी शरीर को धारण करके आम लोगों के बीच घूम रही होंगी और उनका शिकार कर रही होंगी। आस्था पूछती है कि फिर वो बुरे लोगों को ही अपना शिकार क्यों बना रही हैं, वो भी तो एक तरह से बुराई को ही बढ़ा रहे हैं। नवोत्तम बोलता है कि उनकी ताकत भी बुराई से है और उनका जन्म भी। वो उनके मालिक के जैसे हर बने बुरे इरादे को नहीं खा सकती, इसलिए बुरे शरीर को खा रही हैं खुद की ताकत और भूख के लिए। कल्पना बोलती है कि फिर क्या सबको एक एक कर ख़त्म नहीं कर सकते। नवोत्तम बोलता है कि कर तो सकते हैं, मगर पहले देखना होगा कि उन्होंने रूप किसका लिया हुआ है, ताकि शहर की स्थिति भी बेकाबू ना हो। आस्था बोलती है कि फिर तो काफ़ी समय लग जाएगा, अब करना क्या चाहिए हमें। नवोत्तम बोलता है कि किसी परछाई वाले शरीर का पीछा करो और उसे ज़िंदा पकड़ो, फिर ही हम किसी कामयाब योजना को बनाने के योग्य हो पाएंगे। कल्पना बोलती है कि फिर इस शरीर का क्या करना है। नवोत्तम उस बेजान शरीर को कुचलने लगता है और जैसे ही दबाव बढ़ाता है, बेजान पड़ा शरीर उठकर हाथों से उसके दबाने वाले पैर को धक्का देता है और एक परछाई के रूप में बदलकर बाहर की तरफ भागने लगता है। नवोत्तम बोलता है कि जाओ और पीछा करो उसका, हम दोबारा यहीं मिलेंगे। स्टूडेंट एक अलग लैब में बोतल वाले एसिड पे काम कर रहा होता है और उसकी प्राकृतिक चेन को बदलकर अपने तरीके से चेन बनाने की कोशिश में लगा होता है। उसकी ये मेहनत उसके सोचे परिणामों से नहीं मिल रही होती और वो बड़बड़ाता है कि मुमकिन है, सब मुमकिन है, थोड़े और धैर्य से मुमकिन है, काबिल है तू, काबिल है, सब हासिल करने के काबिल है। फिर वो पूरा ध्यान लगाते हुए एसिड की एक बूंद को बड़े आराम से नए बने केमिकल के मिश्रण में डालता है और धमाके के साथ सारा मिश्रण बिखर जाता है। फिर वो लंबी सांस को बाहर करते हुए परिणाम को कागज़ पे लिखने लगता है। तो दूसरी लैब में साइंटिस्ट शहर की खबरें सुन रहा होता है और शहर में परछाइयों की ऊर्जा को देख रहा होता है। खबरों में कीटाणुमैन के कचरे और गंदगी के पास दिखने की खबरें बढ़ रही होती हैं और पुलिस प्रशासन जितना हो सके उतना कचरा ख़त्म करने के लिए बिना ज़्यादा सोच विचार किए आग लगा रही होती है या फैक्ट्रियों का सहारा ले रही होती है। हवा में प्रदूषण का स्तर और गर्मी का स्तर इन सब गतिविधियों के कारण बढ़ रहा होता है। कीटाणुमैन हर कचरे के ढेर से खुद की ताकत बढ़ा रहा होता है
और उसकी ताकत को बढ़ने से रोकने का अभी कोई भी उपाय किसी के पास नहीं होता। कीटाणुमैन के पास अब इतनी ताकत आ चुकी होती है कि वो गंदगी को अपनी तरफ खींचने लग चुका होता है, जिससे सड़कों और खुली जगहों पर बदबूदार कचरे का ढेर संतुलन बिगड़ने के कारण गिरने का खतरा बढ़ चुका होता है। न्यूज़ वाले इन घटनाओं को दिखाकर सब लोगों में डर पैदा कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ शक्तिमान कहाँ है, कब आएगा जैसे सवाल भी खबरों में उछाल रहे होते हैं। नवोत्तम और साहिल वैन में खबरों को दिखाने के लिए घूम रहे होते हैं, तो देवी जी और कल्पना गाड़ी से शहर की फैक्ट्रियों का भ्रमण कर रहे होते हैं। फैक्ट्रियों के बढ़ते धुएं के कारण आसपास की जगहों से सांस और आँखों की शिकायतें आ रही होती हैं। शाम हो चुकी होती है। ऑफिस में सब जाने से पहले गहरी चिंता में खोए हुए होते हैं। खबरों में कीटाणुमैन के ना दिखने के बाद प्रदूषण और सफाई का मुद्दा जोर शोर से खबरों में सुनाई दे रहा होता है। सब खुद को ध्यान से जाने की बात कहते हुए निकल लेते हैं और अंत में साहिल, नवोत्तम, देवी जी और कल्पना ही खाने के टेबल पर बैठे होते हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा होता, सिर्फ खबरों की आवाज़ आ रही होती है। तभी देवी जी के फ़ोन की घंटी बजती है और उसके नाना उसे बता रहे होते हैं कि उनकी मन्नत पूरी हो गई है। पर वो वहाँ फैली श्रद्धा और शांति भरे माहौल में कुछ दिन और रुकना चाहते हैं। देवी जी सब चिंताओं को छुपाते हुए नाना जी से बात करती है और उन्हें बोलती है कि यहाँ सब ठीक है और वो जितने दिन चाहें वहाँ रुक सकते हैं। वो सुबह उनके लिए कुछ और पैसे भेज देगी और कोई चिंता करने की बात नहीं है। बस वह फ़ोन करते रहें समय निकाल कर और दवा भी समय से लेते रहें। नाना जी उसे आशीर्वाद देते हैं और देवी जी फ़ोन को टेबल पर रखते हुए बोलती है कि भाग्य की बात है, जिसे जैसे कुछ मिलना होता है उसे वैसे मिल ही जाता है। लिखे गए भाग्य में से कोई कुछ नहीं छीन सकता और ना ही जल्दी पा सकता है। हमें फ़िक्र करनी चाहिए कल की या नहीं। कभी कभी तो ये ख्याल ही एक सिरदर्द बन जाता है। कल्पना बोलती है कि फिर हमें कुछ करने की फ़िक्र करनी चाहिए या नहीं। देवी जी बोलती है कि कुछ ना करते हुए ज़िंदा रहने से अच्छा है कल्पना जी कि किसी के लिए कुछ करते हुए फना हो जाओ। इसके बाद फिर एक विश्वास भरी मुस्कुराहट के साथ सभी घर लौटने के लिए वहाँ से उठने लगते हैं। साइंटिस्ट और कीटाणुमैन रात में फैक्ट्री के करीब एक कुत्तों के झुंड के पास पहुँच चुके होते हैं। कुत्ते अजीब से कीटाणुमैन को देख भौंक रहे होते हैं और साइंटिस्ट उन पे एक पास पड़े डंडे से वार करके बाहर निकालता है और बेहोशी वाली स्प्रे से उन पे बारिश कर देता है। कुछ ही देर में बेहोशी से कुत्ते गिर जाते हैं और एक शांतमय माहौल बन जाता है। कुत्तों के बैठने वाली जगह से कुछ ऊर्जा साइंटिस्ट के हाथ में पकड़ा हुआ मीटर डिटेक्ट कर रहा होता है। साइंटिस्ट कीटाणुमैन से आगे बढ़ के वहाँ के सभी पत्थर जैसे दिखने वाले टुकड़ों को एक एक करके मीटर के आगे लाने को बोलता है। कीटाणुमैन बड़े टुकड़ों को आसानी से उठा के सामने लाता है और साइंटिस्ट पे हर बेकार टुकड़े को उठवाने के लिए गुस्सा करता है। जब बड़े टुकड़े ख़त्म हो जाते हैं तो छोटे टुकड़े देख कीटाणुमैन का दिमाग खराब होने लगता है। तो साइंटिस्ट उसे डराने के लिए पहनी हुई घड़ी को खोल लेता है, तो वो छोटे टुकड़े भी उठाने लगता है। काफ़ी बेकार छोटे टुकड़ों के बाद एक पत्थर को उठाते हुए दूसरा पत्थर कीटाणुमैन को छूता है, जो एक गहरे काले रंग का होता है। तो कीटाणुमैन के हाथ में पकड़ा पत्थर झटके की वजह से दूर गिरता है। साइंटिस्ट उसकी तरफ दौड़ता है पर उसमें से कोई भी ऊर्जा डिटेक्ट नहीं होती। फिर साइंटिस्ट कीटाणुमैन को पत्थर मजबूती से उठाने को बोलता है और बोलता है कि हम पत्थर के बेहद नज़दीक हैं। कीटाणुमैन सभी पत्थरों को देखते हुए पहली वाली जगह पे फिर पत्थर छूने लगता है। उसे एक पत्थर से छूते हुए अपने अंदर हल्का सा झटका महसूस होता है। वह उसी पत्थर को ज़ोर से पकड़ते हुए उठाकर बाहर लाता है मीटर के सामने। मीटर की रीडिंग मीडियम हाई में झूलती हुई हाई की तरफ चिपक जाती है। कीटाणुमैन की ताकत उस पत्थर के टुकड़े के साथ मानो 10 गुना बढ़ गई हो। वो उसे देखते हुए उसकी ताकत को अपने अंदर महसूस कर रहा होता है। साइंटिस्ट बोलता है कि बताओ कितना शक्तिशाली है ये। कीटाणुमैन बोलता है कि इसकी ताकत से वो एक ही बार में पूरे शहर के कचरे को अपने अंदर समा सकता है और इस पूरे शहर को फिर अपना गुलाम बना सकता है। और पूछता है साइंटिस्ट से, क्या तुम इसकी शक्ति को अपने हाथ में महसूस करना चाहोगे? साइंटिस्ट पहले हुए कीटाणुमैन के झटके के कारण ना करता है, पर फिर काले पत्थर को हाथ में रखवाने के लिए अपने दोनों हाथों को कीटाणुमैन के आगे करता है।
जैसे ही कीटाणुमैन उसके हाथों पे पत्थर रखता है, साइंटिस्ट उछलते हुए दूर जाकर गिरता है और पत्थर उसके हाथ से नीचे कहीं गिर जाता है। कीटाणुमैन साइंटिस्ट को छोड़ पत्थर ढूंढने लग जाता है। साइंटिस्ट के गिरे हुए मीटर से कीटाणुमैन पत्थर को ढूंढ लेता है और साइंटिस्ट को वहीं छोड़ के पत्थर को लेके वहाँ से चला जाता है। कुछ ही समय के बाद बेहोश पड़े साइंटिस्ट के सामने गोला खुलता है। किल्विश बाहर आता है और मनी की एक शक्तिशाली झलक को साइंटिस्ट के शरीर पे देखता है। शंख से साइंटिस्ट को झटका देता है और जैसे ही साइंटिस्ट आंखें खोलता है, उसकी आंखों के सामने बड़ी बड़ी लाल आंखें इधर उधर हो रही होती हैं। वो पीछे होता है और किल्विश सीधा होते हुए बोलता है कि तो सिकंदर, तुमने मेरी मनी ढूंढ ली है। इस बार तुम इनाम के हकदार हो, मगर उससे पहले दे दो मेरी मनी मुझे। साइंटिस्ट मनी से लगे झटके को अपने अंदर अब भी महसूस कर रहा होता है और बोलता है कि वो मनी वो ले गया। वो बेदिमाग दरिंदा सारे शहर को अपना गुलाम करना चाहता है। मालिक, अब वो मनी उसी के पास है, आप उसे ढूंढो। ये सुनते ही किल्विश साइंटिस्ट को हवा में तेजी से तैराते हुए अपनी तरफ खींचता है और उससे निकलती हुई एक परछाई की लठ पहनी हुई घड़ी को चला देती है। घड़ी चलने के बाद भी कीटाणुमैन वहाँ नहीं आता। किल्विश समझ जाता है कि कीटाणुमैन अब मनी की ताकत को जान चुका है और वो ऐसे ही मनी को वापस नहीं करेगा। किल्विश गोले में जाते हुए बोलता है कि ढूंढो उसे, और साइंटिस्ट जी मेरे मालिक कहते हुए अपनी लैब में जा गिरता है। सुबह को नवोत्तम ध्यान में बैठा होता है और बहुत ही आनंद में ध्यान के बाद आंखें खोलता है। दरवाजे को ताला लगाते हुए आंखें बंद करता है तो आवाज़ आती है कि अस्पताल में पहुंचो। नवोत्तम ताला लगा के गायब हो जाता है और फिर अस्पताल में आस्था उसका इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही नवोत्तम पहुंचता है तो वो उसे बोलती है कि जितना हम समझ रहे थे, ये स्थिति उससे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये खुद ताकतवर दरिंदे हैं जो अपनी भूख को शांत करने के लिए लोगों को मारते हैं और फिर उनमें अपना एक अंश भी डाल देते हैं, जिससे इनकी गिनती बढ़ती है और इन्हें खाने के लिए खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर जिसका शरीर होता है वो खुद अपने अंदर बने गहरे दर्द में चला जाता है और कभी कभी दर्द में मर ही जाता है। नवोत्तम बोलता है कि उसने कितने शरीर ढूंढे थे, तो आस्था बताती हैं कि अब काफ़ी हो चुके हैं, मगर वह जुड़े सिर्फ कुछ ही दरिंदों से हैं। क्या शरीर को दरिंदे के अंश से अलग करने के बाद वो जीवित रह पाते हैं? नवोत्तम के इस प्रश्न का जवाब देती हुई आस्था बोलती है कि तुम खुद ही देख लो, और अपनी शक्ति से सामान को हवा में तैराते हुए हटाती है और वहाँ से एक शरीर को उड़ा के नवोत्तम के सामने ले आती है और बोलने लगती है कि इसमें से दरिंदे का अंश आज सुबह निकल गया था और उसके बाद से इसकी हालत किसी मरे हुए इंसान के बराबर है। नवोत्तम उसे छूता है और अंदर दरिंदे के एक अंश के कारण दरिंदे से जुड़ जाता है, जो उस समय किसी को भूख मिटाने के लिए खा रहा होता है। नवोत्तम उस शरीर से आखिरी अंश को बाहर निकालता है और हवा में वो अंश धीरे धीरे कम होता हुआ गायब हो जाता है। नवोत्तम अपनी शक्ति से उसे देखने की कोशिश करता है, मगर वो ख़त्म हो चुका होता है और शरीर भी उसके प्रभाव से उभरने लगता है। नवोत्तम बोलता है कि सभी शरीरों पर नज़र रखो और सुपर लेडी से कहकर कुछ दरिंदों की गिनती को कम करो, और चला जाता है। ऑफिस में सब पहुंच चुके होते हैं और देवी जी बिना कल्पना के आती हैं और एक एम्प्लॉय से बोलती हैं कि लॉकर में से एक फ़ोन निकाल दे और एक नंबर एक्टिवेट करवा दे, और प्यून को पानी लाने के लिए बोलती है। सर दर्द की दवा लेती है और कुर्सी पे बैठ जाती है, सर को पीछे की तरफ फेंक के। साहिल कैबिन में आता है और गुड मॉर्निंग बुलाता है। आपको गुड मॉर्निंग साहिल जी, बोलती हुई देवी जी फिर आंखें बंद कर लेती हैं। साहिल पूछता है कि क्या आज कल्पना छुट्टी पे है। साहिल को घूर के देखती हुई देवी जी बोलती हैं कि आप पता लगाइए और मुझे भी बताने का कष्ट कर लीजिएगा। साहिल सॉरी वाला मुंह बनाते हुए ओके बोलता है और कैबिन से बाहर आकर मेन टीवी को चलाता है। खबरों में एक अंधेरे में बनी वीडियो क्लिप पे बहस चल रही होती है, जिसमें सुपर लेडी 2-3 दरिंदों के साथ अकेले ही लड़ रही होती है और कुछ दुकानों का नुकसान कर रही होती है। बहस में कुछ दरिंदों को रोकने के लिए कुछ आए मेहमान उसके यानी सुपर लेडी के पक्ष में बोल रहे होते हैं, तो कुछ लापरवाही से पीटने के लिए उसकी आलोचना कर रहे होते हैं। आस्था टीवी के सामने आती है और साहिल से पूछती है कि इस बहस में वो किस पक्ष में है, तो साहिल नवोत्तम की तरफ देखते हुए उसके साथ में जवाब देता है और नवोत्तम की तरफ जाने लगता है।
नवोत्तम साहिल की बात का बुरा मानता है और बोलता है कि वो सुपर लेडी के पक्ष में क्यों नहीं है, वो भी तो दरिंदों को ख़त्म करके लोगों की मदद करना चाहती है। तो साहिल बोलता है कि लोगों की उम्मीद शक्तिमान से बन चुकी है और शक्तिमान उनकी उम्मीद पे पूरा उतर रहा है, तो वो किसी और की तरफ मदद के लिए अब नहीं देख रहे, और अगर देखते हैं तो सिर्फ उसका मजाक बनाने के लिए, जिसकी वजह वो खुद ही हरे दरिंदे के साथ लड़ते हुए लोगों में बना चुकी है। और अगर कल को शक्तिमान ना आए तो वो किसी का गुलाम तो नहीं। नवोत्तम का ऐसा जवाब साहिल को फिर से तोड़ मरोड़ देता है और वो उसे गले से लगा के बोलता है कि वो आएगा अपनी आखिरी सांस तक लोगों के बीच, इंसानियत के लिए, अपने फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए, इंसानियत की उम्मीद बनकर वो आता रहेगा। नवोत्तम गले लगकर मुस्कुरा रहा होता है कि तभी टीवी पे चल रही बहस को छोड़कर कीटाणुमैन की खबरें आने लगती हैं। कीटाणुमैन, जो कि पापमनी के कारण एक दरिंदे से बड़े राक्षस में बदल चुका होता है और शहर में तबाही मचा रहा होता है, रुमाल वाला एलियन उससे लड़ रहा होता है और उसके गले में लटकती मनी को अपना निशाना बना रहा होता है। तभी उसी जगह सुपर लेडी पहुंच के चक्रियों से वार करती है कीटाणुमैन पे, पर उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। साहिल नवोत्तम से बोलता है कि तुम्हें अब जाना चाहिए। देवी जी और बाकी एम्प्लॉयज़ सब टीवी के पास पहुंचकर खबरें देखने लगते हैं। नवोत्तम वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते हुए खुद को गायब करता है और ऑफिस से बाहर चला जाता है। इंटरवल।